नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माला एजुकेशन वर्ल्ड में। आज हम लोग हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का अध्ययन करने जा रहे हैं। चूँकि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि विषयों से अलग है। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का निर्माण कैसे करते हैं और हमें इनमें किन किन पदों को लिखना होता है। इस पाठ्य योजना को समझकर हम एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय हम सबसे पहले पाठ्य योजना लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में हम जहाँ शिक्षण अभ्यास कार्य कर रहे होते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। लेकिन परीक्षा में हम XYZ विद्यालय या अबश विद्यालय लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम दिनांक लिखते हैं। दिनांक में जिस डेट को यह पाठ्य योजना बन रही होती है वह दिनांक हमें लिखना होता है। विषय में चूँकि हम हिंदी शिक्षण विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं अतः विषय में हम हिंदी लिखते हैं। कालांश में हम कालांश लिखते हैं। कक्षा में जिस कक्षा के लिए यह पाठ्य योजना का निर्माण किया जा रहा है वह कक्षा लिखनी होती है। उप विषय के अंतर्गत चूँकि हम गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बना रहे हैं इसलिए हम गद्य लिखेंगे, फिर अवधि और फिर उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। चूँकि प्रकरण हमारा यहाँ एकलव्य है इसलिए हम प्रकरण में एकलव्य लिख देते हैं। उसके बाद हम उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जहाँ सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं इसलिए हमें विषय के उद्देश्य लिखने होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत हम क्या और कैसे लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत चूँकि यह विषय से संबंधित है इसलिए पहला पॉइंट छात्र छात्राओं को हिंदी विषय से अवगत कराना। दूसरा, छात्र छात्राओं में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा, छात्र छात्राओं में हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। चौथा, छात्र छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा, छात्र छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छठा, छात्र छात्राओं में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत हम 4, 5 या 6 उद्देश्यों को लिख सकते हैं। कम से कम 5 उद्देश्यों को लिखना चाहिए। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। चूँकि विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखना होता है इसलिए हम यहाँ पहला पॉइंट लिखते हैं, छात्र छात्राएँ एकलव्य कहानी के बारे में जान सकेंगे। छात्र छात्राओं को एकलव्य के बारे में बोध हो सकेगा। छात्र छात्राएँ एकलव्य के चरित्र को अपने जीवन में अपना सकेंगे। उसके बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम पाठ से संबंधित चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम व्याख्या प्रणाली और प्रश्नोत्तर प्रणाली लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम यह लिखते हैं, छात्र छात्राएँ एकलव्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना का निर्माण करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाते हैं जिसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया। अगर छात्र अध्यापक पाठ्य योजना का निर्माण कर रहा है तो वह छात्र अध्यापक क्रिया लिखेगा। अगर छात्र अध्यापिका पाठ्य योजना का निर्माण कर रही है तो वह छात्राध्यापिका क्रिया लिखेगी और फिर छात्र छात्रा क्रिया। पाठ्य योजना का निर्माण करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए।
पहला कि जब भी हम प्रस्तावना के प्रश्न निकालें हमें उत्तर पूरा लिखना चाहिए और हमारा जो भी प्रस्तावना के प्रश्न हो वह जिगजैग में होने चाहिए। जिगजैग का अर्थात जो भी हम प्रश्न पूछें और जो उसका उत्तर आए हमारा नेक्स्ट प्रश्न उसी उत्तर से होना चाहिए। इस प्रकार यह जिगजैग का निर्माण किया जाता है। जैसे देखें, पहला प्रश्न, वेद व्यास ने किस ग्रंथ की रचना की? छात्रा क्रिया में होगा वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। दूसरा प्रश्न, महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। तीसरा प्रश्न, पांडवों के गुरु कौन थे? पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। चौथा प्रश्न, द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा दक्षिणा में मांगा था? एकलव्य का अंगूठा मांगा था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एकलव्य के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्रा क्रिया में होगा समस्यात्मक। यहाँ हमारा प्रकरण निकल जाता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन के अंतर्गत हम यह लिखते हैं, आज हम सब एकलव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चूँकि हम गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, आज हम सब एकलव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हम पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बना रहे होते तब हम अध्ययन की जगह रसास्वादन लिखते हैं। फिर विषय स्थापना। विषय स्थापना के अंतर्गत हम यह लिखते हैं कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत गद्य पाठ को 2 शिक्षण अनुविधि में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 3 कॉलम बनाते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम जो शिक्षण बिंदु हमको पढ़ाना है उस शिक्षण बिंदु को लिखते हैं। फिर हम यहाँ हेडिंग डालते हैं प्रथम अनुविधि। चूँकि विषय स्थापना में हमने यह बता दिया है कि प्रस्तुत गद्य पाठ को 2 शिक्षण अनुविधियों में पढ़ाया जाएगा। फिर हमारा यहाँ प्रथम अनुविधि शुरू होगा। प्रथम अनुविधि के अंतर्गत हम पहला हेडिंग डालते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन के अंतर्गत हम यह लिखते हैं, छात्र अध्यापक प्रस्तुत पाठ अनुविधि को शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह, गति, उच्चारण सहित विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का अनुकरण छात्रों द्वारा कराया जाएगा। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, कक्षा के छात्रों द्वारा शुद्ध, स्पष्ट आरोह अवरोह, गति, उच्चारण द्वारा अनुकरण वाचन किया जाएगा। उसके बाद हम उच्चारण संशोधन करते हैं, जिसमें हम यह लिखते हैं, छात्र अध्यापक पाठ में आए शब्दों का उच्चारण कराते हुए काठिन्य निवारण कराएंगे। छात्रा क्रिया में लिखते हैं, कक्षा के छात्रों द्वारा उच्चारण करवाया जाएगा। उसके बाद हम काठिन्य निवारण कराते हैं। काठिन्य निवारण के अंतर्गत हम शब्द, अर्थ और प्रयोग बताते हैं। पाठ में पढ़ाए गए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसका प्रयोग बताया जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्राएँ मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। काठिन्य निवारण के बाद हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा गद्य पाठ अनुविधि का व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या करने के बाद हम मौन वाचन कराते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक द्वारा यह निर्देश दिया जाएगा, कक्षा में छात्रों द्वारा मौन वाचन कराया जाएगा।
मौन वाचन कराने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। चूँकि प्रथम अनुमिति के समाप्त होने पे यह बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हम पढ़ाए गए गद्य पाठ से हम प्रश्न पूछते हैं। एकलव्य किसके पुत्र थे? छात्रा क्रिया में निषाद राज हिरण्यधनु के। फिर दूसरा प्रश्न, पहले लोग शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। यहाँ हमारा प्रथम अनुमिति समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम द्वितीय अनुमिति हेडिंग डालते हैं। द्वितीय अनुमिति में जो शिक्षण बिंदु हमको पढ़ाना होता है वह शिक्षण बिंदु यहाँ पर शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम लिख देते हैं। फिर द्वितीय अनुमिति के अंतर्गत हम आदर्श वाचन करते हैं, जिसमें छात्र अध्यापक प्रस्तुत पाठ का शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह, गति आदि का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। फिर अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का अनुकरण छात्रों द्वारा कराया जाएगा। छात्रा क्रिया में कक्षा के छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाएगा। अनुकरण के बाद उच्चारण संशोधन कराते हैं। उच्चारण संशोधन के अंतर्गत छात्र अध्यापक पाठ में आए शब्दों का उच्चारण कराते हुए काठिन्य निवारण कराएगा। फिर हम काठिन्य निवारण कराते हैं। काठिन्य निवारण के अंतर्गत पुनः शब्द, अर्थ और प्रयोग, पढ़ाए गए गद्य पाठ में से जो भी कठिन शब्द आते हैं उनका हमको बच्चों को अर्थ बताते हुए प्रयोग बताना होता है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। छात्रा क्रिया में छात्राएं उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। काठिन्य निवारण के बाद हम व्याख्या करते हैं। छात्र अध्यापक द्वारा गद्य पाठ की द्वितीय अनुमिति का व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या करने के बाद पुनः मौन वाचन। मौन वाचन के अंतर्गत छात्रों द्वारा गद्य पाठ का मौन वाचन किया जाएगा। मौन वाचन के बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, जिसमें हम पढ़ाए गए द्वितीय अनुमिति से यह प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसमें एकलव्य को किसने अपमानित कर अपने आश्रम से निकाल दिया? छात्रा में क्रिया में होगा गुरु द्रोणाचार्य ने। फिर दूसरा क्वेश्चन, एकलव्य ने धनुर्विद्या किससे सीखी? स्वयं के अभ्यास करके। द्वितीय अनुमिति के समाप्त होने के बाद हम इस लाइन को क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद श्यामपट्ट सारांश लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश के अंतर्गत पाठ का काठिन्य निवारण ही श्यामपट्ट सारांश होगा। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक द्वारा समय समय पर कक्ष का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न के अंतर्गत हमें पढ़ाए गए पाठ में से ही कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, जैसे एकलव्य कौन थे? एकलव्य के पिता और गुरु का क्या नाम था? एकलव्य ने धनुर्विद्या कैसे सीखी? सबसे अंत में हम गृह कार्य देते हैं। चूँकि छोटे बच्चों को गृह कार्य हमेशा लिखित रूप में देना चाहिए, अतः गृह कार्य के अंतर्गत हम पढ़ाए गए पाठ से एक पेज सुलेख लिखकर लाना है। इस प्रकार हमने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना का अध्ययन किया और यह देखा और समझा कि कौन कौन से पद आते हैं। इन पदों को समझने के बाद अगर आप इस प्रकार हिंदी की पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। एक बार आप पुनः शुरू से इस पाठ्य योजना को देखें, जिसमें सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, विषयों स्थापना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रथम अनुमिति, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन,
फिर काठिन्य निवारण, व्याख्या, मौन वाचन, बोधात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमिति पुनः आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन, काठिन्य निवारण, व्याख्या, मौन वाचन, फिर बोधात्मक प्रश्न। द्वितीय अनुमिति के समाप्त होने पर शामपट सारांश, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति के प्रश्न, गृह कार्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी गद्य शिक्षण की यह पाठ्य योजना समझ में आई होगी और इसको समझकर आप एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।